जी डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम बेटा यार वेलकम टू दिस फास्ट रिव्यू सीरीज़ एएस बिजनेस स्टडीज़ 9609। यार इस सीरीज़ में आई विल प्रेजेंट टू यू योर सिलेबस। मैं आपको जो आपका सिलेबस है, देखो जहन में रखो, मैं हर बार इसको मेंशन करता हूँ। आपका जो पेपर बनता है बेटा वो आपके सिलेबस में से बनता है, और सिलेबस कैम्ब्रिज ने डिज़ाइन करके रखा हुआ है। गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, कैम्ब्रिज की वेबसाइट से ले सकते हो। अब ये जो वीडियो सीरीज़ बेटा मैं बनाने लगा हूँ, इसमें मैं पाँचों यूनिट्स को प्रेजेंट करूँगा आपके सामने, लेकिन ये एक फास्ट प्रेजेंटेशन होगी। इसका मकसद हर टॉपिक की डिटेल में जाना नहीं है। तो मेक श्योर कर लो कि आप लोगों ने अपनी कम से कम सिलेबस को पढ़ लिया हुआ है, और बुक रीडिंग जो हर बच्चा बचता है उससे, लेकिन अगर आप लोगों ने वो कर ली हुई है तो ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। वो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल भी अभी कुछ नहीं पढ़ा हुआ, बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस भी नहीं किया हुआ, बुक भी नहीं देखी हुई, इसमें उनको डिटेल्स नहीं मिलेंगी। ये एक फास्ट ओवरव्यू है ताकि आप लोगों को सिलेबस को एक बार कंफर्म करने में कि जो कुछ सिलेबस में था वो आता है कि नहीं, वो आपको समझ आ जाए। सो वेलकम टू दिस सीरीज़। लेट्स स्टार्ट ऑफ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। यार देखो, सबसे पहले यूनिट 1। अब जो आपका कैम्ब्रिज का सिलेबस है, ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 2 3 4 5 यूनिट 1 के अंदर आते हैं। मैं इस वीडियो क्लिप में ये सारे चैप्टर्स आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, लेकिन अगेन मकसद डिटेल्स देना नहीं है, इसलिए गौर से सुनो। इसका फ़ायदा ये होगा, अगर ये सारा सिलेबस सीरीज़ आप रिव्यू कर लेते हैं मेरे साथ, तो दीज आर लाइक दोज लास्ट टाइम नोट्स जो आप एग्ज़ाम से एक आध दिन पहले या चंद घंटे पहले अगर आपके पास इतना टाइम है तो ये रिव्यू करके आपको थोड़ा सा रीइंफोर्समेंट फील हो सकती है। चैप्टर 1 की बेटा बात करते हैं, एंटरप्राइज। इसमें अब अगेन ये सारे बुलेट्स एग्जैक्टली कैम्ब्रिज का सिलेबस है बेटा। इसको इसलिए मैंने रखा है ताकि आप मेक श्योर कर लें कि क्या आपने ये सब चीज़ें प्रिपेयर की हैं कि नहीं, और लिटरली इसी को उठा के वो थोड़े बहुत चेंजेस वर्ड्स को कुछ ऐड करके क्वेश्चन बनाता है। अब व्हाट यू शुड नो फ्रॉम यूनिट नंबर 1, देखो सबसे पहली चीज़ तो आपके पास एंटरप्राइज की डेफिनेशन होनी चाहिए। रिस्क टेकिंग है, इनोवेशन भी आप इसमें लिख सकते हैं, और बिजनेस स्टार्टअप एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। एंटरप्राइज एक ऐसा वर्ड है जो आप इवन इंडिविजुअल, वो इंसान जो बिज़नेस को स्टार्ट कर रहा है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। अब इसमें सबसे पहली चीज़, द पर्पस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कि बिजनेस एक्टिविटी शुरू क्यों होता है। देखो प्रॉफिट्स के लिए, यहाँ पर टिपिकली प्राइवेट सेक्टर बिजनेस की ही हम बात करेंगे। प्रॉफिट्स के लिए, एडेड वैल्यू, बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, अच्छी क्वालिटी को मार्केट में लाने के लिए, कंपैटिटिव होने के लिए, एक्सपेंशन के लिए, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। इवन सोशल एंटरप्राइज, ऐसे बिजनेसेस जो प्रॉफिट्स के साथ साथ सोसाइटी को भी कुछ बेनिफिट्स जैसे कि जॉब्स वगैरह। नंबर 2, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और वो लिखे हुए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। ये वो रिसोर्सेज होते हैं बेटा जिसके बिना आप बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लैंड चाहिए। यहाँ पर लैंड का मतलब वो फार्मिंग लैंड नहीं है, हर बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लैंड है। चाहे ऑफिस है, चाहे स्पेस है, चाहे वो कोई मे बी एग्रीकल्चरल लैंड हो, वो डिपेंड करता है आपके बिजनेस टाइप के ऊपर। एक छोटा सा ऑफिस भी हो सकता है, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री भी हो सकती है। लेबर आपको चाहिए, कैपिटल चाहिए। कैपिटल में याद रखो दोनों बातें आती हैं, पैसा भी और वो मशीनरी भी जो आपके बिजनेस में रिक्वायर्ड होगी। और एंटरप्राइज का मतलब अगेन वो इंडिविजुअल बेटा जो ये सारी चीज़ों पर पैसा खर्च करेगा, अरेंज करेगा, और फिर रिस्क होता है उसका कि वो प्रॉफिट बनाने की कोशिश में और नाम बनाने की कोशिश में चलता आगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एडिंग वैल्यू, देखो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, एडिंग वैल्यू आए या वैल्यू एडिड आए, इसमें प्लीज़ कोई बड़े साइंसदान बनने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बात होगी, कंफ्यूज नहीं होना। एडिंग वैल्यू देखो होता है क्या, अगर फॉर्मूले की बात करें, सेलिंग प्राइस माइनस बॉट इन कॉस्ट। जल्दी से एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। फर्ज कर लो आप एक रिटेलर हैं और आपने कहीं से, आपका फिटनेस रिटेल सेंटर है, यानी आप फिटनेस मशीन सेल करते हो। अब आपने अपने सप्लायर से एक मशीन ख़रीदी 50,000 रुपये की, और उस मशीन को लाकर आपने उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर दिए। फॉर एग्जांपल आपने उसके थोड़ा सा मे बी आपने उसमें कुछ नए कलर्स ऐड कर दिए, मे बी आपने उसकी कुशनिंग अच्छी कर दी, मे बी आपने उसमें कुछ मेटालिक वर्क कर दिया, और वो 50,000 की मशीन पे आपने 5,000 का खर्च और कर दिया। अब 55,000 आपकी कॉस्ट आ गई, और ये 5,000 का खर्च करके उस मशीन को आपने इतना यूनिक कर लिया कि आपकी वो मशीन 70,000 में सेल हो गई। तो 70,000 माइनस 55,000, अब जो वैल्यू निकल रही है, ये आपने अपनी स्किल, अपने जहानत की बेस पे जो उसमें वैल्यू ऐड की है, एग्जैक्टली ये वही चीज़ है। तो सेलिंग प्राइस माइनस बॉट इन कॉस्ट इसका फॉर्मूला है। इसके अगर आंसर की बात करें, एडिंग वैल्यू अगर पेपर में पूछ ले कैसे कर सकते हो, तो ऑब्वियसली
पैकेजिंग से हो सकती है, क्वालिटी से हो सकती है, अच्छे डिज़ाइन से हो सकती है, अच्छी प्रेजेंटेशन से हो सकती है। रेस्टोरेंट में जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन दोगे आप बेहतर पैसे चार्ज कर सकोगे उसी चाय के कप पे। आगे बढ़ते हैं यार, द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा देखो यहाँ पर बात वो ये करना चाह रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको कहते हैं बेटा? ऐसी एक्टिविटी, ऑब्वियसली हम बिज़नेस की ही बात कर रहे हैं, जिसमें कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कोई एंटरप्रेन्योर है यानी एंटरप्राइज है, और वो मार्केट में एक प्रोडक्ट लेके आता है विद द इंटेंशन कि उसको ट्रेड करेगा, बेचेगा। अब ये सब कुछ देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें जॉब्स भी क्रिएट हो रही होंगी, टैक्सेस भी पे हो रहे होंगे, वो सारा वो खूनखार सीन चल रहा होगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, वो आगे लिखते हैं द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये दो ऐसे वर्ड्स हैं बेटा जिसको अक्सर बच्चे ओवरव्यू कर जाते हैं या बस इग्नोर कर जाते हैं, और ये अक्सर पेपर में आया होता है। देखो चॉइस, आप ज़िंदगी में हर वक्त चॉइस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अगर इस वक्त आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो ये आपकी चॉइस है। हो सकता था आप इसकी जगह गेम खेल रहे होते, हो सकता था आप इसकी जगह कोई और एक्टिविटी कर रहे होते, लेकिन सो यू हैव टू मेक चॉइसेस। इसी तरह बेटा बिजनेस में हमें रिसोर्सेज चाहिए, हमने क्या बिजनेस करना है, क्या प्रोडक्ट लाना है, ये वी हैव टू मेक चॉइसेस। क्योंकि हर इंडिविजुअल के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो है नहीं, अल्लाह तो अल्लाह ही है ना। हमारे पास वो एक अल्लाह ने एक लिमिट से हर किसी को दिया हुआ है, तो उसके अंदर रहते हुए आपको बेस्ट चॉइस करनी है। पहली बात को गौर से सुनो, यू हैव टू मेक अ चॉइस। आपने टूरिज्म कंपनी करनी है, आपने एक लॉ कंसल्टेंसी सर्विस बनानी है, आपने हॉस्पिटल बनाना है, आपने एक म्यूज़ियम बनाना है, आपने अम्यूज़मेंट पार्क बनाना है, आपने एक फ़ैसला करना है। अब देखो जब भी फैसला कर रहे होते हैं दो ऑप्शंस तो होती हैं ना। आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदने जा रहे थे, जहन में दो फ़ोन थे, एक तो ले लिया, वो तो चॉइस है, और वो जो सेकंड बेस्ट था जिसको नहीं लिया, याद रखो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन रट्टा मार लो, अक्सर बच्चों ने इस वक्त तक रट्टा लगा लिया होगा। द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, वो दूसरी सबसे बेहतरीन चीज़, लेकिन अगला वर्ड है फॉरगॉन, जिसको आपने नहीं चूज़ किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पर डेफिनेशन से अलावा वो ये भी पूछ सकता है इसके क्या ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है कि देखो चॉइस तो समझ आता है जो चूज़ कर लिया, वो जो नहीं चूज़ किया उस पर क्वेश्चन क्यों बनाएगा? उसका आंसर मैं ये बताता हूँ। देखो इसको कानों को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना और दिमाग में बैठाने की कोशिश करनी है। देखें बेटा बात ये होती है, जब आप एक फॉर एग्जांपल आप घर में एक फ़ोन ख़रीद के लाए, अम्मा अब्बा ने पैसा दे दिया और आप एक फ़ोन ले आए, ठीक है। अब जाहिर सी बात है वो जो आमतौर पे जो फादर होते हैं वो कहते हैं बेटा अच्छा ये क्या क्या ऑप्शंस थी तुम्हारे पास, व्हाट वाज द अदर ऑप्शन। आप गाड़ी ले आते हैं, फ़ोन ले आते हैं, कुछ भी ले आते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा यार ये और ऑप्शंस तुम्हारे पास क्या आई थी। अब आप अगर नाम लेते हैं किसी ऐसे फ़ोन का जो उससे बेहतर था जो आपने लिया है या ज़्यादा मुनासिब कीमत में था, तो आपके बाबा कहेंगे यार बड़ा जाहिल बच्चा मेरा, इसको अभी तक पैसा खर्च करना नहीं आ रहा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था? वो जो सेकंड बेस्ट चीज़ जो आपने नहीं अडॉप्ट की। अच्छा वहीं अगर आप आंसर देते हैं और पता चलता है यार मेरे बेटे ने बड़ी अच्छी चॉइस की है, आपके पास 2-3 ऑप्शंस थी मोबाइल फ़ोन्स में से चूज़ करने की और आपने सबसे अच्छी ऑप्शन ली जिसकी बैटरी अच्छी है, जिसका स्क्रीन टाइम अच्छा है, जिसकी क्वालिटी है, वो सब चीज़ें आ गई। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो नंबर 1 एक तो ट्रस्ट बनता है कि मेरे बच्चे को लेना आ गया। इसी तरह बेटा मैनेजर्स जो अच्छे फैसले लेते हैं और जिन्हें पता होता है कि हम कौन से डिसीजंस चूज़ नहीं कर रहे, आप उन मैनेजर्स पे ट्रस्ट करोगे कि नहीं करोगे? तो ये पहला आंसर आ गया। नंबर 2, अब जब अच्छे मैनेजर्स होंगे और उन्हें पता है कि हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फेस करना है, हमें ऐसी चीज़ों को समझना है जिनको देखकर हम कंपैरिजन करेंगे फिर फैसला लेंगे, तो फिर इससे मैनेजर्स अच्छे डिसीजंस लेंगे। गुड डिसीजन मेकिंग इसको कहते हैं, रैशनल डिसीजन मेकिंग। तो अब आप कहेंगे भाई मेरे मैनेजर्स अच्छे फैसले भी ले रहे हैं। फिर तीसरी चीज़ बेटा इसमें ये आ जाती है, जब मैनेजर्स अच्छे फैसले लेंगे तो बिज़नेस को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? बिज़नेस कंपेटिटिव होगा, बिज़नेस के अंदर एडेड वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये 2-3 बातें आप इसके एडवांटेजेस में कर सकते हैं। आगे बात करेंगे द डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें अक्सर बच्चों को ये वर्ड चुभता है डायनामिक, और बिज़नेस एनवायरनमेंट में भी कई बच्चों के वो सब के लिए उड़ी होती हैं, क्लीन बोर्ड हुए पड़े होते हैं। देखो 2 बातें समझ लो, डायनामिक कहते हैं चेंजेस को, तब्दीली को यार, और बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या होता है? जल्दी से आंसर सुन ले बेटा, डिटेल में नहीं जा सकता। बिज़नेस एनवायरनमेंट 2 तरह की होते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट वो है जिसमें ओनर है, प्रोडक्ट है, प्रॉफिट है, एम्प्लॉयज़ हैं, ये इंटरनल एनवायरनमेंट है। ये वो एनवायरनमेंट है जो आपके बिज़नेस के कंट्रोल में है। आप बिज़नेस के ओनर है, आप फैसला कर सकते हैं क्या बनाना है, कितना बनाना है, किससे बनाना है, लेबर कैसी यूज़ करनी है, मशीनें रखनी है, लेबर रखनी है, क्या करना है। फिर एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जिसको आप कंट्रोल नहीं करते लेकिन आप उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसमें कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, मार्केट्स हैं, गवर्नमेंट है, कंपेटिटर्स हैं,
बैंक्स हैं, ये अल्लाह बचाए इनसे, लेकिन ये सब हैं। ये दोनों इन्वायरमेंट्स बिजनेस के डिसीजंस को, बिजनेस की स्ट्रैटेजीज को अफेक्ट करते हैं। ये बात समझ आती है ना? देखो, अगर आपके पास प्रॉफिट्स होंगे तो आप एक्सपेंशन करोगे, तो इंटरनल इन्वायरमेंट में प्रॉफिट्स थे तो आपने एक डिसीजन ले लिया। और अगर आपके बिजनेस में बेटा प्रॉफिट्स नहीं आए, लॉस हो गया, तो क्या तब एक्सपेंशन कर सकोगे? नहीं कर सकोगे ना। तो बिजनेस का एनवायरनमेंट डायनामिक होता है। यहाँ तक सिर्फ इतना आपको आना चाहिए कि अंदर के एम्प्लॉयज़, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, प्रॉफिट, लॉस सब इफेक्ट हो रहा होता है। कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। और एक्सटर्नल में भी कभी गवर्नमेंट के लॉस बन गए, कभी गवर्नमेंट ने ज़्यादा पेनल्टीज़ लगा दी, कभी टैक्सेस बढ़ा दिए, कभी सप्लायर बेहतर प्रोडक्ट दे रहा है, कभी सप्लायर की क्वालिटी बुरी हो रही है, कभी कस्टमर आपको पसंद कर रहा है, कभी नहीं खरीद रहा आपसे, कभी बैंक मान रहा है आपको लोन देने के लिए, कभी नहीं भी मान रहा। तो ये सब चीज़ें इसके आंसर में आएगा। फिर वाई बिजनेस सक्सीड और फेल, कोई लंबी बात करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। अगर आपके पास कैपिटल है, अगर आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आपके पास अच्छा आइडिया है, अगर आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सही हैं, अगर आपने मार्केट को सही रिसर्च किया, अगर आपने प्रोडक्ट को अच्छा प्लान किया, अगर आपके पास एडेड वैल्यू है, तो वेल देयर आर चांसेस कि आप सक्सीड होंगे। इसी को उलट कर दो तो वो फेलियर है। आगे बढ़ते हैं यार। अब ये लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल और मल्टी नेशनल बिजनेस में वो फ़र्क मांग रहा है। पेपर में लिटरली क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन लोकल एंड नेशनल बिजनेस। अब देखो, जल्दी से सुन लो। लोकल बिजनेस के लिए क्या आप याद रखोगे? यूजुअली स्मॉल स्केल, तभी तो लोकल है आमतौर पे, इसलिए यूजुअली का वर्ड लाना है। यूजुअली स्मॉल स्केल, लिमिटेड कैपिटल होता है, लिमिटेड सर्विसेज होती हैं और स्मॉल मार्केट्स होती हैं। इसके लिए वर्ड यूज़ करो निश मार्केट्स। निश मार्केट ओरिजिनली स्मॉल मार्केट को कहते हैं। अब ये जो नेशनल है, इसमें क्या होगा? लार्जर डिस्ट्रीब्यूशन, लार्जर नेटवर्क, लार्जर सप्लाई चेन स्ट्रक्चर, लार्जर कस्टमर बेस और अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द कंट्री। अब यहाँ ये कंडीशन नहीं कि हर शहर में होना ज़रूरी है, बट बड़े शहरों में नेशन वाइड आप अवेलेबल है। फिर मल्टीनेशनल क्या होगा बेटा? सॉरी, उससे पहले ये इंटरनेशनल। इंटरनेशनल याद रखना बच्चों, पाकिस्तान की कंपनी है आपकी और आप दूसरे मुल्क में सिर्फ बेच रहे हो। आपने कहा सर हमारा इंग्लैंड में प्रोडक्ट जा रहा है, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इंग्लैंड में बेच रहे हैं, तो अब इंटरनेशनल है। और मल्टीनेशनल क्या होगा? अगर आप कहें सर हम इंग्लैंड में अब बनाते भी हैं, यानी आपका अगर कोई प्रोडक्शन, कोई प्रोडक्शन ऑपरेशंस एक ही बात है। अगर आपकी कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी दूसरे कंट्री में मूव कर जाए तो आप फौरी क्या हो गए? मल्टीनेशनल। अब बात को आगे बढ़ाते हैं यार। देखो, इसमें आता है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स और इंट्राप्रेन्योर्स। दोनों वर्ड्स के फ़र्क को यहीं पर समझ लो, अगली कहानी आसान हो जाएगी। देखो, एंटरप्रेन्योर ई वाला जो है ना, ये रिस्क टेकर होता है। कौन सा रिस्क टेकर है? बिजनेस स्टार्टअप का रिस्क लेता है। प्रॉफिट लॉस का इसको प्रॉफिट का फ़ायदा हो सकता है, लॉस का इसको रिस्क होता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज करता है। एक बात हो गई। अब ये जो आए वाला इंट्राप्रेन्योर है, ये बच्चों दिमाग में बिठा लो, पेपर में बड़ा पॉपुलर होता जा रहा है। इंट्राप्रेन्योर कहते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस में उसका ओनर या उसके एम्प्लॉयज़ जब इनोवेशन लाते हैं, यार नई आइडियाज़ चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन एक शर्त के साथ जिससे प्रॉफिट्स बढ़े, तो इसको इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। अब ये दिमाग में बिठा लो। आगे चलते हैं। क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स नीड, जो एक सक्सेस के लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। देखो, क्वालिटीज़ आप लिख सकते हैं, कॉमन सी दोनों के लिए आ जाएंगी, लेकिन अगर पेपर में आ जाए कि दोनों को डिफ्रेंशिएट करो, फिर थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करना। कॉमन क्वालिटीज़ यार देखो क्या होंगी? डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़, रिसोर्स एलोकेशन, अपॉर्चुनिस्टिक, आपको क्या अपॉर्चुनिटी है उसको समझने की एबिलिटी होनी चाहिए। फिर असर्वेटिव, थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है लेकिन अच्छे वर्ड्स को यूज़ करो। ASSERVATIVE, असर्वेटिव होता है थोड़ा मजबूत दिल का आदमी, कि ये नहीं लॉस हुआ तो भाग गया, और अगर गवर्नमेंट के लॉस सख्त हुए तो फ़ौरन सब कुछ बंद करके बैठ गया। स्किल्स, एबिलिटी टू इनोवेट, क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ें इन दोनों में आप फिट कर सकते हैं। फिर द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ई वाला पढ़ रहा हूँ, सेकंड वाला, द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन क्रिएटिंग एंड स्टार्टिंग अप अ बिजनेस। देखो यार, एंटरप्रेन्योर क्या करता है? बिजनेस ओनर नंबर 1 आइडिया, नंबर 2 पैसा अरेंज करता है जहाँ से भी उसको मिल जाए बेचारे को, और उसके बाद इन्वेस्ट करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज करता है, और फिर अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज करने के बाद अपनी जो भी प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विसेज हैं उसको बनाता है, ट्रेड करता है, प्रॉफिट लॉस सब चलता है, फिर आगे एक्सपेंशन, ये सब चीज़ें बेटा, ये रोल है एंटरप्रेन्योर का। इसी तरह रोल ऑफ इंट्राप्रेन्योर, ये डिफरेंट है थोड़ा सा। इंट्राप्रेन्योर का रोल क्या होगा? पैसा अरेंज करना नहीं है उसका रोल। बिजनेस को कंपेटिटिव बनाना उसका रोल ज़रूर है, लेकिन कैसे? नए आइडियाज़, सॉल्यूशंस को डेवलप करना, बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, बिजनेस के लिए बेहतर से बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स कहते हैं, आप अपने आइडियाज़ को
अच्छी सर्विसेज में कन्वर्ट करें या आप अपने प्रोडक्ट्स को और बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो इन चीज़ों पर इसका फोकस होता है, ये रोल होता है एंटरप्रेन्योर का। क्यों? अब इससे होता क्या है फिर? इससे बेटा मिलता ही है, बिज़नेस कंपेटिटिव होगा, बिज़नेस लॉन्ग टर्म होगा, बिज़नेस के अंदर इनोवेशन आने से बिज़नेस कस्टमर बेस बढ़ सकती है, मार्केट शेयर बढ़ सकता है। इसके बाद बेटा बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप आ सकता है। बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात करें तो इसमें बैरियर्स का मतलब समझ लें, अक्सर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। बैरियर्स रुकावट को कहते हैं। देखिए आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, क्या रुकावट आ सकती है? ऊपर जो भी फैक्टर्स पड़े थे उसके लिए चाहिए, उनको अलर्ट कर दो। आपके पास आइडिया अच्छा नहीं है, आपके पास कैपिटल नहीं है, आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अरेंज नहीं हो रहे, मार्केट बहुत कंपेटिटिव है, कंपेटिटर्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, गवर्नमेंट लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आपको फाइनेंस नहीं अवेलेबल हो रहा या आपको फाइनेंस को एलोकेट करना नहीं आ रहा, आपको अच्छी टीम बनानी आप नहीं बना पा रहे, आपको सप्लायर अच्छा नहीं मिल रहा, ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसी तरह बिजनेस रिस्क और अनसर्टेनिटी, इस पर थोड़ा सा ध्यान दे के सुनना है, पेपर में आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन बिजनेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बड़ा आसान आंसर है। देखो रिस्क, मैं पहले इसकी एग्जांपल देता हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए। देखिए आप गाड़ी चला रहे हैं घर से स्कूल जाने के लिए, ठीक है, क्या इसमें आप, और अगर आप गाड़ी अच्छी चला रहे हैं, बदतमीज़ी नहीं कर रहे, आप उल्टी सीधी उसको घुमा नहीं रहे हैं, आप उस पता नहीं क्या लड़के आजकल वो पिन अप करते हैं, पिने मारते हैं, आई डोंट नो ऑल दोज टर्म्स। तो खैर आप अच्छे तरीके से ढंग से आप वन वे नहीं तोड़ रहे, आप रेड सिग्नल को वायलेट नहीं कर रहे, आप आराम से जा रहे हैं, तो इसमें रिस्क ज़्यादा होगा या कम होगा? जल्दी से आंसर दो। इसमें रिस्क कम होगा एक्सीडेंट का, लेकिन सर्टेनिटी फिर भी नहीं है कि हो सकता है किसी वजह से टायर पंक्चर हो जाए, आपने बदतमीज़ी नहीं की, बुरे फैसले नहीं लिए, लेकिन फिर भी यू आर नॉट श्योर कि आप वाकई पहुंच पाएंगे कि नहीं। हो सकता है घर से फ़ोन आ जाए, बेटा घर पे काम है। तो रिस्क का कनेक्शन आपके डिसीजंस से है, याद रखना है। आप सही डिसीजंस ले रहे हैं, सही एडेड वैल्यू कर रहे हैं, आप सही तरह की इनोवेशन कर रहे हैं, सही एम्प्लॉय रख रहे हो, सही ट्रेनिंग दे रहे हो, तो रिस्क कम होगा। लेकिन अनसर्टेनिटी होती है इसमें भी, अच्छा एम्प्लॉय लाने के बाद भी वो काम ना करे। और अनसर्टेनिटी का ताल्लुक किससे, अब याद रखना है, अनसर्टेनिटी का बेटा रिलेशन आउटकम के साथ होता है, क्या होगा। और वो आप मे बी आप अच्छे फैसले ले रहे हैं, तब भी अनसर्टेनिटी उसमें होती है। ये अल्लाह के हाथ में, प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, आउटकम्स होती हैं। आगे बढ़ते हैं, द रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इन द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। कंट्री को यार क्या देता है एक बिजनेस? काफ़ी चीज़ें, क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, ऑब्वियसली कंट्री के अंदर नई नई चीज़ें बन रही होती हैं, ठीक है, चाइना में आजकल बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं माशाल्लाह। और उसके बाद जॉब्स हैं लॉजिकली, ठीक है, वो फिर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, टैक्सेस पे कर रहे होंगे आप, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा होगा, इंडस्ट्री बन रही होगी, ये सारे पंगे आप कंट्री को दे रहे होते हैं। बिजनेस प्लान के लिए मैं इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में अब आपसे मिलता हूँ।